Yes, yes, student. Good morning to all. This time we are start a new topic. See your screen. This topic from your uh, term second. The topic chapter is dissolution of partnership. Dissolution of partnership. Dissolution of partnership means uh, डिजॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, है ना। यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज किया आप लोगों को, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड इज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई स्टूडेंट क्लियर कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सर सर अकॉर्डिंग टू मी डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब सर कि अब फर्म ही नहीं चलेगी, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स मतलब सर पार्टनर्स बदल रहे हैं। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर। इन केसेस में फर्म एग्जिस्टेंस में रहती है लेकिन पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होती है, तो वहां पर हमारी पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होगी, मतलब पार्टनर चेंज होंगे या फिर उनके जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। लेकिन यहाँ पर फर्म ही खत्म हो रही है, तो जब फर्म खत्म होती है तो पार्टनरशिप भी अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है बेटा। तो इस चैप्टर में हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ना है। चलिए, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1932 says that dissolution of partnership firm means that the firm closed down its business to an end. Clear? So in case of the dissolution of firm, the partnership automatically dissolve. There are few modes, there are few situations in which the company, the firm, partnership firm can dissolve. Says mode of dissolution of partnership firm. The first mode is dissolution by the agreement. Section 40 इस कंडीशन से रिलेटेड है बेटा। तो सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट व्हेन द पार्टनर come to the point of dissolve the firm, मतलब अगर किसी पॉइंट पर आते हैं, किसी भी टाइम पर अगर पार्टनर कंसल्ट करते हैं कि भाई हमें ये पार्टनरशिप क्लोज करनी है, तो कंसल्ट बाय दी ऑल पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो सकती है। सेकंड डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में है कि इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट अमंग पार्टनर। हो सकता है कि पार्टनर जो है ना, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस स्टार्ट किया हो, पार्टनरशिप स्टार्ट किया हो, और वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये टू कंडीशंस थी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि पार्टनरशिप फर्म कितने दिन के लिए चलेगी, है ना। तो 5 ईयर के चलेगी, 10 ईयर्स के लिए चलेगी, तो 10 ईयर्स कंप्लीट होते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो होगी ऑल द पार्टनर गिव कंसेंट टू इट, एंड देन ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, वर्क कंप्लीट होगा, फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 41 इज रिलेटेड टू कंपल्सरी डिसोल्यूशन। किन कंडीशन में फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो सकती है? नंबर 1, इफ ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। सेकंड इज व्हेन द बिजनेस बिकम इलीगल, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस बिकम इलीगल इन एनी टाइम, दैट व्हेन द
ऑब्जेक्ट बिकम इलीगल, देन फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्लियर? तो यहां पर हमें ये देखना है कि अगर जैसे ऑब्जेक्ट अगर इलीगल हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप। सेक्शन 42 is related to dissolution by the happening of some event। भाई फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो सेक्शन 42 वहां पर लिया गया है कि फ्यूचर में कुछ इस तरह की इवेंट हो जाए जिसकी बेसिस पे हम फर्म डिसॉल्व करना हमारा मजबूरी हो जाए। तो उस केस में होता है, फर्स्ट इज डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये पार्टनर पर, रिमेनिंग पार्टनर पर डिपेंड करता है। तो एज्यूम करो कि दो ही पार्टनर है, तो उस केस में तो अगर एक पार्टनर डिसॉल्व हो, डेथ हो गई, तो सिंगल पर्सन बचेगा, तो सिंगल पर्सन तो पार्टनरशिप होती नहीं है बेटा, तो वो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप। एक्सपायरी ऑफ टर्म, अब एक्सपायरी ऑफ टर्म है ना, ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ वेंचर, वेंचर कंप्लीट होते ही फर्म डिसॉल्व हो सकती है ना, कोई वेंचर हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिटवीन पार्टनर, वो फुलफिल हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 43 डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। कभी भी फर्म का पार्टनर जो है ना वो एक नोटिस रिमेनिंग पार्टनर को दे सकते हैं, और नोटिस पर सभी पार्टनर जो है वो एग्री हो जाते हैं, तो उस केस में फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और ये सब कंडीशन जो है ना बेटा हमारी डिसॉल्यूशन की पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनर में मेंशन होती है। तो सेक्शन 43 रिलेटेड है डिसॉल्यूशन बाय गिवन ए नोटिस। नंबर 5 इज डिसॉल्यूशन बाय ऑर्डर बाय कोर्ट। कोर्ट में भी हमारे बिजनेस के अगेंस्ट में कोई डिसीजन आ सकता है जिसके बेसिस पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इफ द पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, है ना, कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड बिकम कर वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। पार्टनर इनकेपेबल ऑफ दी फॉर्मिंग हिज ड्यूटी, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कोर्ट के थ्रू कि आप इस वर्क को कर ही नहीं सकते। मिसकंडक्ट बाय दी पार्टनर, पार्टनर मिसकंडक्ट करते हैं कोई, तो कोर्ट डिसीजन इस बेसिस पर दे सकता है बेटा। तो इन बेसिस पर हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें फिर मैं दोबारा से लेके आया हूँ इसको, मोड ऑफ इशू ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, तो वही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, वहां पर एक पिक्चर के थ्रू कर किया था, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा दोनों। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कुछ मेन डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज रेफर टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें चेंज अगर होता है तो वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। लेकिन if dissolution of partnership firm dissolve the partnership as well as the partnership firm, so it can be dissolution of partnership firm। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी खत्म कर दें और पार्टनरशिप फर्म को भी खत्म कर दें, तो वो दोनों चीजें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है बेटा कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट केस में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू वर्क करती रहती है, केवल पार्टनर की रिलेशन ही चेंज होते हैं। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म जब अपने आप क्लोज हो जाती है फर्म। नेक्स्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट, जनरली जब हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम जो अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पर कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सब हमें पार्टनर करंट अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह के अकाउंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो सभी अकाउंट्स हमें हमेशा के लिए क्लोज करने होते हैं, तो वहां पर एक स्पेशल अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, वहां पर ये बैलेंस लेके जाने पड़ते हैं और वहां से क्लोज डाउन हो जाते हैं बेटा। इफेक्ट
generally dissolution of partnership does not necessarily mean the dissolution of firm, and then dissolution of firm necessarily means the dissolution of partnership also. ठीक है, नेचर के बेसिस पर इट इज वॉलंटरीली कभी भी है ना हो सकता है, और ये वॉलंटरीली भी हो सकता है, कंपल्सरीली भी हो सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप ना। चलिए नेक्स्ट, accounting treatment of the dissolution of partnership firm at the time of dissolution of partnership firm। तो कुछ प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, वो हमें फॉलो करना होता है जब फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग क्योंकि फर्म परमानेंटली क्लोज हो रही है, तो फर्म के पास में जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें हम कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये है कि पहले जितनी भी एसेट्स हैं वो एक प्लेस पर कलेक्ट कर ली, और फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, आउटसाइडर डेट है, वो हमें अलग उसको रिकॉर्ड ले लेते हैं। तो एसेट्स हमारे पास वन साइड आ गई और दूसरी साइड में हमारे पास लायबिलिटीज आ गई। अब इसके बाद एसेट्स को हम सेल करते हैं। एसेट को सेल करने के बाद में जो अमाउंट हमें कलेक्ट होता है, उस अमाउंट को से हम आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो देखिए, इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोज ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ द डिसोल्यूशन द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द ऑर्डर गिवन बिलो। नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट if we follow the fixed nature of capital account, तो उस केस में हमें पार्टनर करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। फोर्थ इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। तो जनरली हमें 4 अकाउंट्स नॉर्मल क्वेश्चन में प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? हाँ, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पर बेटा। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द नॉमिनल नेचर ओपन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टू ascertain the profit or loss of realization of assets and payment of outside liability। क्लियर? तो एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, दिस अकाउंट इज क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग द बैलेंस एंड जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का, वो पूरा का पूरा हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। देखिए, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें चल रही हैं। नॉमिनल अकाउंट होता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना, शो करना होता है। और दूसरा है पूरी लाइफ में, कंपनी की लाइफ में केवल एक अकाउंट ऐसा है जो हमें बनाना है, बाकी के सभी अकाउंट रिपीट होते हैं। तो इसमें एक बार ही एक अकाउंट बनता है, जब फर्म डिसॉल्व होती है उसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है जैसे नॉर्मल फॉर्मेट है वही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितनी भी एसेट्स होंगी जो बैलेंस शीट में दिखाई गई होंगी, वो सभी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो करना है। और मैंने तो यहाँ पर अभी शो किया हुआ टू सन्ड्री एसेट्स, आपको इंडिविजुअली दिखाना है। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, है ना, जो भी एसेट्स होंगी वो एसेट्स सभी आएंगी यहाँ पर। लेकिन कुछ एसेट्स को हमें इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाना होता, जैसे कैश इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट कैश एट बैंक, fictitious assets shown in the asset side of the balance sheet, accumulate losses such as DR balance of P&L account, okay,
सोल्ड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लेकिन वो डेबिट बैलेंस अगर है, डेबिट बैलेंस होगा तभी वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो होगा, अदरवाइज ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में ऑलवेज शो होते हैं, है ना, क्योंकि वहां हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लेकिन कभी कभी ये डेबिट बैलेंस भी हो जाते हैं। तो डेबिट बैलेंस अगर है तो एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। तो एसेट्स साइड के जितने भी कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस है रिलायंस अकाउंट में नहीं लेंगे उसको। पार्टनर का लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो भी नहीं, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, दिया नहीं है, लिया है, तो एसेट साइड में शो होगी। तो वो हमारा पार्टनर लोन भी यहाँ पर एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में लाने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना, इनको हमें रिलायंस के अकाउंट के डेबिट साइड में शो नहीं करना है, नहीं दिखाना है, बाकी के सभी एसेट्स आ जाएंगी। और ये सभी एसेट्स बुक वैल्यू आती है बेटा, बुक वैल्यू ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद उसी तरह से राइट हैंड साइड में हम लोगों ने सन्ड्री लायबिलिटी शो की हुई है यहाँ पर रिलायंस अकाउंट में। तो ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में देखना होगा कि कौन कौन सी सन्ड्री लायबिलिटीज हैं, उन्हें यहाँ पर शो करना है। लेकिन इन लायबिलिटीज के अंदर कुछ लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर शो नहीं करेंगे। क्या है वो? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्सेट्रा, है ना। रेवेन्यू रिजर्व होगा कोई भी, या एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी यहाँ पर शो नहीं होगा, क्लियर। पार्टनर लोन्स नहीं होगा शो, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो लायबिलिटी है फर्म के ऊपर, है ना। लेकिन पार्टनर ने लोन लिया है, दिया है, तो वो यहाँ पर लायबिलिटी में शो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जब अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे पास सन्ड्री एसेट्स के अगेंस्ट में कुछ रिजर्व होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, तो वो रिजर्व जब एसेट डीआर में शो हो रहा है तो उसका रिजर्व सीआर में शो होगा। इधर लिखा हुआ मैंने, देखिए राइट हैंड साइड, बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, है ना। तो एसेट्स यहाँ लिखेंगे, उनका प्रोविजन इधर आएगा सीआर साइड में, और लायबिलिटी सीआर में लिखेंगे, उनका प्रोविजन डीआर में आएगा। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा सीआर साइड में शो करेंगे, लेकिन प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये लायबिलिटी, ये प्रोविजन हो गया लायबिलिटी अगेंस्ट, वो हमारा रिलायंस अकाउंट के डीआर साइड में आपको शो करना है बेटा। यहाँ क्लियर हो गया। चलिए, जब एसेट्स हमारे पास आ गई तो डीआर में लिख दिया, लायबिलिटी हमारे पास है तो सीआर में लिख दिया। अब क्या करना है, इन एसेट्स को सबसे पहले सोल्ड करना है, रिलाइज करना है, ठीक है, डिस्पोज करना है। तो जब एसेट्स को हम सेल करेंगे तो इनसे जो अमाउंट रिसीव होगा वो सीआर साइड में आएगा, इधर बाय बैंक और कैश अकाउंट। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। देखिए ये ध्यान रखना, एसेट जो रिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्ड हुए हैं, उनको हम सेल कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, फर्म जब डिसॉल्व होती है उस टाइम पर हमें पता लगता है कि कुछ एसेट्स ऐसी भी पड़ी हुई है जो रिकॉर्ड में थी नहीं, लेकिन उसको भी हम सेल कर रहे हैं, तो वो भी बैंक के साथ में ही यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्लियर। अब ये भी हो सकता है कि एसेट्स, कुछ एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें कोई पार्टनर ये कहे कि भाई ये एसेट्स मुझे आप दे दीजिए, तो सेल नहीं करनी है, कुछ एसेट्स पार्टनर को देनी है, तो इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से आपको लिखना है, और मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है एसेट टेकन ओवर, क्लियर। अब एसेट सेल हो गई या पार्टनर को दे दी, उसके बाद जो एसेट सेल करने पे जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उससे इस लायबिलिटी को पे करना है, तो लायबिलिटी रिवर्स आएगा। देखिए डेबिट साइड में आ जाइए, अब लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो टू बैंक या कैश अकाउंट के नेम से अमाउंट पेड फॉर लायबिलिटी यहाँ शो करना है, ठीक है। और अगर इस पूरी प्रोसीजर में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आपको रिलायंस के डेबिट साइड में शो करना है,
टू बैंक या कैश के नेम से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई लायबिलिटी ऐसी हो सकती है उसे पार्टनर खुद बियर कर ले, खुद कहे कि भाई मैं ही खुद पे कर दूंगा, पार्टनर खुद बॉन्ड करे। तो उस केस में यहाँ पर डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के नेम से उसका उस पार्टनर के नेम यूज करेंगे, और यहाँ पर लायबिलिटी टेकन ओवर बाय और कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू हिम। किसी भी तरह की लायबिलिटी या उसको कोई कमीशन या कोई रेम्यूनरेशन फर्म को पे करना है, फर्म पे करेगी, तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डीआर साइड में शो करना है बेटा। ठीक है, टोटल करेंगे बोथ साइड टोटल करने पर अगर फर्म का सीआर साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, एक्सीड है, तो उस केस में प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन करके एक्स एंड वाई, जो मैंने एक्स एंड वाई पार्टनर मान लिया है, उसको जो प्रॉफिट हम देंगे वो यहाँ पर आएगा। रेशियो नहीं दे रखा होगा तो इक्वल डिवाइड करेंगे। और अगर लॉस हुआ, किस केस में लॉस होगा, अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से एक्सीड होगा, ज्यादा होगा, तो इस केस में लॉस होगा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, वही पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल पार्टनर, और अपने प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बाहर लग देंगे। ठीक है, ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट हुआ। किसी को कोई पूछना हो तो मुझे बताइए, कुछ पूछना हो। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए बेटा। नो सर। ओके बेटा, तो मैंने आज ना आप लोगों के साथ में मीनिंग है ना ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट, ठीक है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन सेकंड, है ना, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की मीनिंग के साथ में फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आपके साथ इस क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट डे जो मैं आपके साथ लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा बेटा व्हाट टाइप ऑफ एंट्री विल बी पास एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या क्या जनरल एंट्रीज हमें करनी है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल क्लास के अंदर।